आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कि अयोध्या में धर्म सभा के बाद अब आगे क्या। दरअसल हमने देखा कि धर्म सभा हुई और पिछले एक महीने से तकरीबन अयोध्या में सरगर्मी जारी है और कल और परसों का दिन बहुत ज्यादा अहम रहा, बहुत ज्यादा सरगर्म भी रहा। लेकिन धर्म सभा से क्या हासिल हुआ, क्या एक और तारीख ही इस पूरे तनाजे को लेकर के मिली है? इन सब के बीच कई तरह के सवाल यह भी हैं कि क्या अयोध्या में जिस तरह की तहरीक की गई और जिस तरह से धर्म संसद की गई, उसका मकसद यही था कि सरकार पर दबाव बनाया जाए? अगर ऐसा था तो इससे पहले दिल्ली और तमाम जगहों पर भी धर्म सभाएं हुई, उनका मकसद क्या था? इन सब के बीच देखने वाली बात यह भी है कि जहां अयोध्या में सरगर्मी थी और उम्मीद यह थी कि अयोध्या से बड़ा ऐलान होगा, ऐलान तो यह हुआ कि हम इस तहरीक को आगे भी जारी रखेंगे और हमें बंटवारा नहीं चाहिए बल्कि हमें पूरी जमीन चाहिए। लेकिन बड़ा ऐलान और बड़ा बयान सामने आया नागपुर से, जहां पर संघ सरबराह मोहन भागवत ने सीधे तौर पर एक बार फिर से सरकार से कहा कि इस पूरे मौजू पर कानून बनाए। इन सब के बीच पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी पूरे मामले पर, क्योंकि सवाल उठ रहे थे उनके ऊपर। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राम मंदिर की तामीर में कांग्रेस रोड़ा अटका रही है। इन सबके बीच वीएचपी ने भी यह साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में भी हम इस पूरी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और हम इस पूरे मामले पर रुकेंगे नहीं। इसके तमाम जो पहलू हैं उस पर हम बात करेंगे और कई तरह के सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। मौजू पर बात करने के लिए जुड़ेगा हमारे साथ खास पैनल भी। तो पूरी सरगर्मी तो आपने देखी, एक तरफ साधु संतों की तहरीक है और राम मंदिर मुद्दे को लेकर के वो पुरअज़्म और पुरअहद नजर आ रही हैं, इस तहरीक को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। और संघ भी सीधे तौर से सरकार से ये दो टूक कह रहा है कि अब और देर नहीं बल्कि इस पर कानून लाए। और अदालत की कार्रवाई पर भी संघ सवाल खड़ी कर रहा है कि अदालत की तरजीह में यह मुद्दा है ही नहीं शायद। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा, उस पर भी जरा बात होनी जरूरी है कि क्या वाकई कांग्रेस इस पूरे मामले में रोड़ा अटका रही है, और क्या जैसे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जनवरी के बाद से तो वो इस पूरे मामले में पेश ही नहीं हुए हैं और किसी भी समात में वो नहीं गए हैं, तो उसके बाद से कौन अटका रहा है? ये तमाम सवाल हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजू पर बात करने के लिए खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के लीडर रोहित चहल साहब मौजूद हैं, तो वहीं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर संजीव जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जी भी मौजूद हैं। और यहां स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और एडवोकेट है हमारे साथ मौजूद संजय के चड्ढा साहब। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। और चड्ढा साहब, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं, लेकिन यह बताते हुए कि बहस के पहले हिस्से में हम सभी के पास 2-2 मिनट के लिए आएंगे और 2-2 मिनट का वक्त होगा सभी मेहमानों के पास अपनी बात रखने के लिए। चड्ढा साहब, इस पूरे मामले में बात यही कही गई कि अदालत की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा गया कि वो इस पूरे मामले को लेकर के संजीदा नहीं है। कैसे देखा जाए, क्या वाकई 3 मिनट में 3 महीने की जो तारीख दी गई, ये दिखता है कि अदालत संजीदा नहीं है? बिल्कुल, मैं इस बात से वो नहीं करता हूं, मेरे ख्याल से गलत बात है, क्योंकि कई मसलात हैं। कोर्ट सिर्फ जो है खाली नहीं बैठी है और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। आपको ये चीज बहुत माइन्यूट तरीके से देखनी चाहिए। एक इतना बड़ा बात कह देना आसान है। मेरा मानना यह है कि हर केस की तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने की ही डेट लगती है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर कोई बहुत ही एकदम प्रायोरिटी वाली बात होती है तो ही जाके उस पर कोई बात होती है, क्योंकि यहां पे ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे पे अभी एक दिन में निर्णय नहीं हो जाएगा। और जैसा कि पिछली कई जो कोर्ट्स के सामने कई जजेस ने, हमारे 2-3 तो चीफ जस्टिस इस मैटर को सुन चुके हैं, बेंच कई दफा फॉर्म हो चुकी है, तो ये एक कंटिन्यूट प्रोसेस है और सारे उसके प्रॉस एंड कॉन्स को इवेल्युएट करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय पे पहुंचेगी। ऐसा नहीं है ये कह देना बहुत आसान है कि किसी ने कह दिया इस वजह से जो है वो अब नहीं होगा। मेरा यह मानना है और बड़ा सही मानना है और बिल्कुल स्पष्ट और सही शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात। लेकिन डे टू डे हियरिंग की बात हो रही थी सर, इससे पहले कहा जा रहा था कि उसकी तारीख आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टे 3 महीने चल गया। देखिए, डे टू डे हियरिंग की बात एक किसी ने रखी, एक पक्षकार ने रखी, कोर्ट ने उसको यह समझा कि यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको डे टू डे हियरिंग की जाए।
ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप इसी मैटर को, मेरे मैटर को डे टू डे हियरिंग करें। कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा है कि ये जो मैटर है किसी रिलीजियस मैटर नहीं है, ये जमीन का एक मैटर है। सूट फॉर जो उसके अख्तियारात के बारे में है कि उस जो जमीन है वो किसकी है, वो उसका मालिकाना हक हमने तय करना है। हमको ये नहीं देखना है कि किसके उसमें रिलीजियस थॉट्स जुड़े हुए हैं, किसी की कोई रिलीजियस फीलिंग है, उससे गाइडेड नहीं है ये मसला। ये बहुत क्लियर तौर पे कोर्ट ने अपनी पिछली पेशी में भी स्पष्ट कर दिया था। तो इन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि किसी सूट फॉर प्रॉपर्टी पे डे टू डे आज तक की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यूं ही ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आचार्य डॉक्टर संजीव जी, इस पूरे मामले में देखिए, जो सरगर्मी अभी अयोध्या में पिछले दिनों तक रही, कल तक धर्मसभा हुई, क्या धर्मसभा से यही उम्मीद थी जो निकल करके सामने आया कि हम तहरीक को आगे लेकर के जाएंगे और इसको हम छोड़ेंगे नहीं? क्या सिर्फ इस पूरी गहमा गहमी का यही एक मकसद था? देखिए, मकसद चाहे कुछ भी रहा हो, उस मकसद की बारीकी ये है कि उसका दबाव बनाने का, मैं जहां तक समझाऊं कि उसका जो मेन मोटो रहा है वो दबाव बनाने का रहा है, चाहे वो सरकार पे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम हो। तो क्या दबाव अभी मैंने संजय जी को भी सुना, उन्होंने कहा साहब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोई खास मुद्दा नहीं माना और इसके लिए आगे भी ऐसा होता रहा है, पहले भी हुआ है जी। लेकिन जब ये 100 करोड़ लोगों की बातों का मतलब हो, उनकी आस्था का प्रश्न हो, इसको मामूली रूप से कैसे लिया जा सकता है? और अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 3 मिनट में जो फैसला लिया, उसके अंदर क्या बहस हुई जो उन्होंने फैसला लिया। ऐसे आने वाले समय में तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल नहीं उठ रहा है, हम लोग सभी लोग सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, लेकिन क्या वो लगातार उनकी बातों को माना जाएगा, इसको जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरी बात यह आती है कि जनमानस जब एक सैलाब के रूप में आता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या अयोध्या ने झेला है, क्या क्या और दूसरे मजहबों ने झेला है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो ये जो आक्रोश है, ये जन आक्रोश इतना बड़ा हो जाए कि सरकार किसी की भी हो, सरकार भी चली जाए। जनमानस जब सबसे बड़ी अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत कोई है भारत में, तो जनमानस की जो सत्ता बदल देती है। और वर्तमान की जो स्थिति है, इसके अंदर नुकसान सबको होगा। वर्तमान में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है इस बात से, सब लोग जानते हैं कि जो दबाव पड़ा कि नहीं, सरकार पर दबाव पड़ा कि नहीं? पहले भी सरकार दबाव, मेरी राय में तो दबाव नहीं पड़ा। जिस तरह बातें करी और लोग चले गए, उस हिसाब से तो सरकार पे दबाव पड़ा नहीं, और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से अलग हो नहीं सकती। रही बात, प्राइवेट बिल ला सकते हैं, अध्यादेश नहीं ला सकते। कोई भी केस पेंडिंग अगर है, ठीक है, तो उसके लिए वो अध्यादेश नहीं ला सकते, वो लाएंगे तो प्राइवेट बिल लाएंगे, उसके ऊपर पुनः बहस होगी। और जनवरी की बात करते हो, ये तो अगली चुनाव के बाद ही सुनी जा सकती है मान्यवर। ठीक है सर, मैं आता हूं, लेकिन नुमानी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये पूरी जो गहमा गहमी रही अयोध्या में, मुस्लिम तबके में डर का माहौल देखा गया, कहा गया कि लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं, छोड़ करके अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पुरअमन तरीके से धर्मसभा हुई, इसका भी तो क्रेडिट देना चाहिए कि सरकार ने पूरे माहौल को भी ठीक रखा और वहां पर जो इतने लाखों लोग इकट्ठा हुए वो भी पुरतशद्दुद नहीं हुए, बल्कि पुरअमन तरीके से अपनी बात रखी और चले गए। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और आप जो है 50-35 ने कहा है, बल्कि जो है 99% लोग जो है वो शांति प्रिय लोग थे, वो अपनी बात वहां कहने के लिए आए थे जी। लेकिन 92 का जो तजर्बा था लोगों के सामने, उसको देखते हुए लोगों को खदशा था, जैसे कि इकबाल अंसारी ने कहा था, क्योंकि उस वक्त भी ऐसा नहीं लग रहा था, कल्याण सिंह की सरकार थी वहां स्टेट में, उस वक्त नहीं लग रहा था ये हो जाएगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि 99 और 99.5 जो लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर आधे प्रतिशत 1% जो है अगर बवाली उसमें चले जाए और जो है आगे बढ़ जाए तो रोकना बहुत जो है वो मुश्किल होता है। वहां जो है वो फौज भी थी और जो है वो पुलिस भी थी, सब कुछ थी, लेकिन वहां हुआ कुछ नहीं। लेकिन वहां लोगों पे हमले हुए, मस्जिदों पे भी हमले हुए 92 में। उसको देखते हुए जो ये शंका जो है और जो है वो खदशा का इजहार हो रहा था। लेकिन आप देखेंगे जितना कुछ हुआ है, हमें लगता है कि जो विश्व हिंदू परिषद है या संघ है और जो है शिवसेना के लोग हैं, वो सबको जो है अपने वजूद और जवास को लेके जो है एक जो है वो मसला था वो।
और सर क्या ये भी रीजन था कि देखें, गवर्नमेंट जो है बीजेपी की थी, अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद मामला अलग होता, कुछ ऐसा नहीं, वहां भी जो गवर्नमेंट तो कल्याण सिंह की जो है 92 में भी गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है अमली तौर पे जो है वही होना है जो अब हो रहा है। और कोर्ट को जो है मैं मानता हूं कोई जो है मुतासिर नहीं कर सकता है। वो कोर्ट जो है वो किसी को, उसमें कोर्ट ने ये जो टाइम दिया है वो ये दिखाने के लिए दिया है। हम लोग क्योंकि जो है 34-35 साल से पत्रकारिता से, सहाफत से जुड़े हुए हैं, तो वो समीक्षा तज्जिया करते हैं। वो दिखाने के लिए दिया है कि कोर्ट किसी के दबाव में नहीं है और वो कोर्ट जो है किसी से जो है मुतासिर नहीं है। तो अगर आप जो है कोर्ट पे किसी तरह का भी सवाल उठाते हैं तो जो है ये यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जमहूरी निजाम है, वो कहीं न कहीं जो आप उसके एक हिस्से को चोट करते हैं। ठीक है सर, और समाज को गलत जो है सिमत में दिशा में ले जाते हैं। ठीक है रोहित चहल साहब, देखिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, कितनी दबाव में है सरकार? क्या 11 दिसंबर की जो बात राम भद्राचार्य जी ने कही है उसमें भी कुछ सच्चाई नजर आती है? ऐसे ही तो उन्होंने नहीं कहा होगा, अगर उन्होंने कहा तो क्या होगा इसके बेस में? साहू जी देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूं, जो भी लोग वहां पर गए थे वो दबाव बनाने के लिए नहीं गए थे, वो अपनी बात वहां पर अपना जो रामलला है। देखिए साहू जी, मुझे लगता है मैं बीच में रोकना मेरी मजबूरी है, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक हर कोई ये कह रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया, और आप कह रहे हैं दबाव बनाने के लिए किया ही नहीं गया। इसका मतलब आपने उसको उस एंगल से लिया ही नहीं। साहू जी देखिए, ये जो दबाव आप कह सकते हैं कि शायद लोगों का ये भी कहना कि था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझनी चाहिए, जिस तरीके के हालात आज देश के अंदर हैं, वो एक विवादित भूमि सुप्रीम कोर्ट के लिए हो सकती है, लेकिन लोगों की उसके साथ भावना जुड़ी हुई है। जैसा सबने कहा, आपको सबकी बात करनी पड़ेगी। सबने कहा कि कब तक न्याय मिलेगा, कब तक रामलला को न्याय मिलेगा? इतना लंबा समय हो चुका है, कोर्ट में मामला लंबित है। सब चाहते थे कि शांतिपूर्वक इस समस्या का हल निकले, और सबको ये उम्मीद थी कोर्ट इस पर डे टू डे हियरिंग करेगा और इसमें जल्दी कोई फैसला आएगा। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो फैसला लिया था वो मंदिर के पक्ष में लिया था। सरकार का रोल क्या सर? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए साहू जी, लेकिन इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण विषय है। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि जो जमीन थी जहां पर मस्जिद बनाई रही, वो सरयू नदी के किनारे, वो एक बंजर जमीन थी, लेकिन जब वहां पे अवशेष मिलते हैं, वो अवशेष मिलते हैं मंदिर के। ऐसा मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। उसके बाद जो वहां के न्यायमूर्ति थे, तीनों न्यायमूर्ति ने क्या कहा, मैं वो भी आपके सामने चाहे तो पढ़ सकता हूं। तो मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष ने यह कहा था कि अगर वहां पर साबित होता है कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिलते हैं, मंदिर था, तो अपना पक्ष है वो वापस ले लेंगे। तो मुझे लगता है इसमें यही समाधान है कि मुस्लिम इसका पक्ष वापस ले ले। लेकिन देखिए, संवैधानिक रूप से जो भी ऑप्शन है सरकार के पास सब खुले हुए हैं। अभी संसद भी शुरू होगा, उसमें भी सारी चीजें सामने आएंगी और आपके ध्यान में आएगा कि सरकार क्या कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमें लगता है कि अभी भी समय है, मुस्लिम पक्ष को यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। आराध्य हमारे प्रभु राम जी का जन्म स्थल है, उनके लिए एक विवादित भूमि हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आराध्य प्रभु राम का जन्म स्थल है। चलिए, आप उसको इस तरीके से लेकर चलते हैं। लेकिन प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री साहब, देखिए, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि इस पूरे मुद्दे के जो सियासी एंगल है उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर साधु संत ये कह रहे हैं कि हम सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से यह बात आए कि नई अदालत पर भी दबाव जरूरी है, तो क्या इस मुद्दे का हल अभी कुछ आने वाले वक्त में निकलेगा, या फिर हमको यही इंतजार करना पड़ेगा कि 2019 का पहले चुनाव हो, उसके बाद देखा जाए कि क्या होगा? ऐसा है, इसमें दो एंगल है जी। एक सरकार की तरफ से है और दूसरी जितने भी पक्ष है राजनीति की तरफ से उनका एंगल जी। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार बहुत जल्दी में, आई डोंट नो, क्योंकि सरकार ये समझती है सुप्रीम कोर्ट इनकी बात सुन नहीं रहे थे। जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, ये मंत्रिमंडल बुला सकते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर ये बात को डिस्कस कर सकते हैं, और ये बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करके ये कह सकते हैं, जो देश में हालात इसमें जरूर सुनवाई करे, इसकी एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को दे सकते हैं। ये बात दे सकते हैं, ये बात उनको बिल्कुल पता है। ओके, एक ऑप्शन तो वो देख भी नहीं रहे। ये बहुत बड़ा माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह सकते हैं मंत्रिमंडल बुलाए, मंत्रिमंडल के अंदर ये बात को डिस्कस करें और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफरेंस आइटम के हिसाब से एडवाइस करें, और प्रेसिडेंट डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुला करके अपनी ये बात रख सकता है सरकार की तरफ से, और सरकार की बात को
वो अवगत कराएंगे, नहीं तो एडवाइस करेंगे, उनकी एडवाइस लेंगे, वो कुछ भी कर सकते। कम से कम ऐसा लगेगा कि सरकार इस पर संजीदा है, ये संजीदगी दिखेगी सरकार की। अच्छा, ये बात सरकार की तरफ से, ये बात क्या हो गई? किसी एक लॉयर ने, वो भी कांग्रेस की पक्ष लॉयर ने कहा है, नहीं कहा है, कहा भी है, एक क्या 10 ने कहा होगा। अच्छा, सरकार ये बार बार ये कहते हैं निष्ठा के हिसाब से, भाई आप लोग अपोजिशन में थे, आपने पूरी जनता को ये विश्वास जरूर दिलाया, हम राम मंदिर बने, मेरा तरह पूरा होने दीजिए, ये टाइम से सर लेकिन हमारा फॉर्मेट है, माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए 2 मिनट का वक्त रखा नहीं। ठीक है, तो मैं आऊंगा सर आपके बाद, जब आऊंगा आपके पास तो आप अपनी बात रख लीजिएगा। हमारे साथ वीएचपी के भी लीडर जुड़ेंगे, हम उनसे भी जरा इस पूरी तहरीक को समझने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में पिछले दिनों बहुत ज्यादा गहमा गहमी दिखाई दी, वीएचपी की धर्म सभा हुई, संघ की हिमायत मिली और इन सब के बीच शिवसेना की भी एंट्री सीधा अयोध्या तक नजर आई। लेकिन अब धर्म सभा के बाद क्या, अब अयोध्या पूरे मामले पर आगे क्या, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सियासी एंगल इसका तो नजर आता है और चुनाव के इर्द गिर्द जब यह मुद्दा गर्म होता है या फिर इस पर हवा दी जाती है तो फिर अपने आप में समझ आता है कि सियासी पार्टियां असल में क्या चाहती हैं। लेकिन इस पूरे मामले का जो है वो आगे आने वाले वक्त में क्या तस्वीर निकल के सामने आएगी, ये भी जरूरी है बात करना। हम अपने पैनलिस्ट के साथ एक बार फिर से बातचीत के हिस्से को आगे बढ़ाते हैं और साहब जरा इस मामले पर रोशनी डालेंगे। न्यायिक व्यवस्था का एक प्रक्रिया है, उसके अंदर न्याय व्यवस्था ये समझ ले और किस किस डिपार्टमेंट से, किस किस मिनिस्ट्री से और किस किस लोगों से इन्वॉल्वमेंट करके जिसकी हिसाब से वो करना चाहता है, पड़ताल करना चाहेगी, उनके ऊपर हाईकोर्ट जजमेंट हो, हाईकोर्ट जजमेंट चाहेगा। पूरी न्याय व्यवस्था प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायस्थान है और उनके ऊपर है। जहां तक सियासत का सवाल है, वीएचपी हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस का भी नाम ले दीजिए सर। कांग्रेस तो यार, कांग्रेस के बारे में बात ही मत करो यार। क्यों नहीं करो सर, आप कांग्रेस पे भी कभी बोल लिया करें यार। कांग्रेस कब तक आप कांग्रेस के बारे में शांत रहेंगे? कांग्रेस की बोला करें जीबीआर साहब, जान से सुनो, कांग्रेस को क्या आप कवर फायर देते हैं क्या, या शील्ड देते हैं क्या? आप लोग बोलने के, आपने सवाल पूछा तो मैं इज्जत देके जवाब। बिल्कुल सर, जवाब ही चाह रहा हूं आपका। तो जवाब ये है, मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस के तो कांग्रेस शांत है सर, कांग्रेस इसमें चुप है। कांग्रेस कहती है कि हमारे लिए मुद्दा नहीं है, कांग्रेस कहती है मस्जिद बननी चाहिए। हम तो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी तो बोले। आप बार बार कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। हम भी तो कह रहे हैं भैया मंदिर बनना चाहिए, उसी स्थान पे बनना चाहिए, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन कभी आप राहुल ठीक है जीबीआर, ठीक है रोहित जी आपकी बात आ गई, जीबीआर की बात नहीं आ पा रही पूरी। लॉजिकली बात करना है तो बात करो। कॉमन एजेंडा पे बीजेपी कांग्रेस नहीं लड़ा, मंदिर का मुद्दा कॉमन मुद्दा नहीं था उनका। सर हम तो कह रहे हैं मंदिर बनेगा। ठीक है सर, किसका एजेंडा था किसका नहीं था, चलिए रोहित जी, चलिए ठीक है, कौन किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा सबको पता है। मैंने जो सवाल पूछा जीबीआर साहब से उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, वो कांग्रेस को घेरते हैं नहीं, कांग्रेस का नाम लेते हैं नहीं, ये जीबीआर जी की मन है। ठीक है, जीबीआर जी का मन है ये। ठीक है जीबीआर जी, आप अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, मेरी अपनी बात यह है, हाँ। कल तक हमारे पास बीजेपी का उम्मीद थी, बीजेपी मैं भी उम्मीद करता था बहुत बढ़िया पार्टी बनाएंगे, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रयास करवा लीजिए रुकवाने का। यहाँ बैठ के कहिए मंदिर बनना चाहिए और वहाँ बैठ के कांग्रेस के साथ मिलकर आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, मंदिर तो बनेगा। अरे मंदिर आप क्या बनाओगे यार, कल बता दो आपने, आपके कपिल सिब्बल जी गए, रुकवाने, अरे आपके शशि थरूर जी गए, पूरे हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं, पूरे हिंदू मंदिर बनाएंगे सर। आपके पास जो ऑप्शन है वो वर्कआउट नहीं, हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। आपको उन्होंने जिस ऑप्शन की बात की जरा उसको भी टटोल लेते हैं। ठीक है रोहित साहब जीबीआर, ठीक है जीबीआर जी और रोहित जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जीबीआर ने जिस ऑप्शन की बात की जरा हम वो भी समझ लेते हैं। चड्डा साहब उन्होंने एक बात कही कि मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाएं, वहां से प्रेसिडेंट से बात करें और प्रेसिडेंट सीजीआई को बुला करके सरकार की बात रखें। ठीक है जीबीआर साहब, ठीक है जीबीआर साहब, आपने जो पॉइंट रखा था उसी का जरा टेक्निकल। देशवासी को संबोधित मत करो,
ठीक है, आप ठीक है, ध्यान ठीक है। अरे रोहित जी सर, ठीक है, ठीक है, रोहित जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। और जीवीआर साहब ठीक है, जीवीआर साहब होल्ड जीवीआर जी मैं आता हूं। आपने जो पॉइंट रखा था उसी पॉइंट को जरा समझ लेते हैं, उसके टेक्निकल पहलू क्या कहता है। चड्ढा साहब जरा बताइए कि क्या प्रेसिडेंट इस तरीके से सीजीआई को बुला सकते हैं? क्या कोई प्रोविजन है ऐसा कि उनको अपनी बात रख सकते हैं और सरकार की बात रख करके उस पर दबाव बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट की तरफ से? देखिए, जीवीआर जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल विपरीत बात कह दी है। अच्छा। कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजीआई को बुला के अपनी राय नहीं दे सकते हैं। एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसमें प्रेसिडेंट सीजीआई से किसी इशू पे पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक किसी भी इशू पे अपनी कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो वो ले सकते हैं, ना कि ये कि अपनी ओर से कहें कि भैया ये बात है ऐसी। ऐसा कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे किसी और लॉ में और जीवीआर साहब, किसी भी जीवीआर साहब आपने इतनी बड़ी बात रखी, कुछ भी नहीं है ये। किस बुनियाद पर रखी? क्या हवा में ये बात कह दी? मैं जवाब ले लेता हूं जीवीआर साहब। मेरे ख्याल से हवा में ही बात करिए। ऑप्शन ने वर्कआउट नहीं करा, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी को ये बोल दो, किसी को ऊपर ठोक दो। अरे जीवीआर जी, राहुल जी नहीं जीवीआर, ठीक है रोहित जी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। नहीं अभी जो बात रखी गई उस पर जवाब ले लेता हूं ना मैं। ठीक है, जीवीआर साहब का जवाब। जीवीआर साहब आपने प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट वाला जो एंगल रखा, उस प्रेसिडेंट वाले एंगल पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि चड्ढा साहब कह रहे हैं ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। प्रोविजन इसीलिए नहीं, सुन लीजिए, चीफ इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अदर इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, they can ask, the president of India can ask. चड्ढा साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कैन आस्क फॉर एनी लीगल प्रोपोजिशन कि इसमें क्या है संविधान। ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें डे टू डे करिए या इसमें ये करिए, ऐसा निर्देश नहीं दे सकता। जीवीआर के पास ऐसा बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट इशू है, इसके बारे में पूछ सकता है। पूछना सर देखिए, पूछ सकता है या अपनी बात बता सकता है, इसमें फर्क है। या फिर वो गाइड कर सकता है कि आप ऐसा कीजिए, दोनों में, तीनों में अलग है। इम्पोज नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता कि ऐसे करिए, ये नहीं कह सकता। जीवीआर साहब पूछ सकता है, पूछना, ठीक है। चड्ढा साहब उनका जवाब है। अरे शास्त्री जी, ठीक है, सिचुएशन को समझिए, गलत जानकारी क्यों जरूर लेता। बहरहाल इन सब के बीच हम अपने नाजरीन को बता दें कि हमारे साथ वीएचपी के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल। देखिए, जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम अपने मेहमानों को 2-2 मिनट का वक्त देते हैं। आप कुछ देर से जुड़े, इसलिए मैं आपके पास 2 मिनट के लिए आना चाहूंगा कि आप अपनी बात रख सकें। इस पूरे मामले में जो अयोध्या में गहमा गहमी थी, जिस मकसद से गहमा गहमी थी, सरकार पर प्रेशर बिल्ड करना था या फिर कानून अदलिया पर प्रेशर बिल्ड करना था? और जो मकसद था, क्या उस मकसद में वीएचपी कामयाब रही धर्म संसद से? बिल्कुल। देखिए, कल एक ही दिन में विश्व हिंदू परिषद के लगभग 10 ऐसी धर्म सभाएं थी, जिसमें से 5 धर्म सभाएं ऐसी थी जहां 1 लाख से ज्यादा की उपस्थिति थी। अयोध्या और इसको अपने नागपुर को छोड़ दें तो भी गुवाहाटी, शाहजहांपुर, हुबली और 3-4 जगह और थी, बेंगलोर, है ना। तो ऐसी जगह पर कई जगह थी। तो उन सारी धर्म सभाओं का उद्देश्य यही था, पूज्य संतों ने जो संदेश दिया वो ये कि भी हम सरकार के हाथ मजबूत करने और विपक्ष को इस बात के लिए मजबूर करने के लिए आए हैं कि वो संसदीय कानून के माध्यम से इसका मार्ग प्रशस्त करे, जो कि इनका कमिटमेंट भी है, आज का नहीं, दशकों पुराना। 1989 के पालमपुर अधिवेशन में इन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कहा था कि भाई हम संसदीय कानून के माध्यम से मंदिर बनाएंगे। और हमने देखिए अयोध्या के मामले में, यानी कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने, ठीक, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस का तो कमिटमेंट कभी था ही नहीं। आज ये राम भक्तों की सरकार है, इसीलिए लोगों को उससे उम्मीद भी ज्यादा है कि ये। और दूसरी बात ये है कि मोदी और योगी जी की जो योगिल जोड़ी है वो ये भी है कि ये इस बात में विख्यात हैं कि ये जो कथनी और करनी में इनका अंतर नहीं होता। और ये वो करते हैं तो बोलते नहीं, और बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब फालतू नहीं बोलते, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक में माहिर हैं। तो हमें उम्मीद है कि राम जन्मभूमि पर कानून से जो है जल्दी से जल्दी मार्ग प्रशस्त होगा। देखिए, संसद, हमने जहां तक हाईकोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अगस्त 2017 में ऐसा लगा था एक बार कि हाँ, अब हमें मामला न्याय सुप्रीम कोर्ट से ही मिल जाएगा। जिस तरह से जस्टिस दीपक मिश्रा ने सीरियसली डे टू डे हियरिंग की बात की थी, लेकिन वो 1 साल कैसे बीत गया,
ये कांग्रेस प्रायोजित वकीलों की फौज और साउटिंग ब्रिगेड, जो जिसका नाम दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही, उन्होंने किस तरह से इंपीचमेंट मोशन लाया और सब कुछ किया, कुल मिलाकर वो 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। अंततः 5 अक्टूबर 2018 को पूज्य संतों की उच्चाधिकार समिति ने निर्णय लिया कि अब संसदीय कानून के माध्यम से भी हम इस मार्ग का प्रशस्त करेंगे और हम इसके लिए जन जागरण करेंगे। और उसी दिन 5 अक्टूबर को संतों ने कहा कि आज ही हमें राष्ट्रपति महोदय से मिलना है। सेम डे राष्ट्रपति महोदय से मिले, फिर हम राज्यपालों से मिले, फिर उसके बाद में सभी सांसदों से मिलने का कार्यक्रम है। मंदिर तामीर का जो प्रपोजल था 543 सभी सांसदों से मिलने का कार्यक्रम है। अगले महीने तक हम इस काम को पूरा कर देंगे और 9 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जो माहौल आपको दिखेगा वो आपको अभी स्थापित करने की बात रह गई है। ठीक है चड्ढा साहब, अगर इतनी बुनियादी तौर पर कंस्ट्रक्टिव तौर पर यह बात कही जा रही है तो क्या माने कि सिर्फ संसद में बिल आ रहा है या उसी के तहत ये मामला या इतनी जोर से ये बात कही जा रही है या फिर कोई और अदालत की तरफ से भी रास्ता है? देखिए, अदालत की तरफ से दिखता तो नहीं, लेकिन एक रास्ता है अदालत में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन। अगर इतना कुछ कॉन्फिडेंट है जो पक्षकार, तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन जरूर लगाई जा सकती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि इट इज नथिंग बट ए लैंड डिस्प्यूट, और उस लैंड डिस्प्यूट को उसके समय अनुसार ही करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रायोरिटी को ही मना कर दिया इस केस को। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली अपने रोहित चहल साहब 1.5 महीना 3 महीना भी नहीं, 1.5 महीने में सब कुछ होने वाला है। कम से कम कुछ आप कंस्ट्रक्टिव बता दिए, लगे नहीं कि हाँ सिर्फ आप बातें करके चले गए। देखिए, ठोस भी बताया। आपने जिस तरीके से बात कही ना, सभी लोगों ने माना इस पूरे पैनल के अंदर, जो मोदी जी और योगी जी जो है उस पर पूरे देश को भरोसा है और जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कटिबद्ध है कि उसी स्थान पर राम मंदिर बनना है और बन के रहेगा। एक बात, और जल्दी ही आपको लगता है, मुझे लगता है कि खुशखबरी आएगी। और जिस तरीके से पूरा हिंदू समाज जो है, पूरा देश जो चाहता है, और कोर्ट को भी वो बात समझनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक दायरे के अंदर सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। ठीक है, विनोद बंसल साहब आपका ही 30 सेकंड में लेना चाहूंगा, जल्दी से अपनी बात रखें। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अब प्रभु श्री राम जो है भाजपा को शक्ति दें और बाकी सब लोगों को बुद्धि दें, जिससे कम से कम संसदीय कानून के माध्यम से सब एक होकर के और राम मंदिर के लिए काम करें। भाजपा भी सिर्फ बातों से और गुलगुले खिलाने से काम नहीं चलेगा, इनको जमीन पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो राम भक्त जाग रहे हैं, ये सारी सत्ता, सारे सत्ताधीश, सारे सांसद, कोई भी एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा संसद के ऊपर अगर राम जी के साथ किसी ने भी द्रोह किया तो। इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये सीधे तौर पर जो चैलेंज है, क्या सिर्फ बीजेपी के सांसदों को है या फिर सभी सांसदों को है, और आने वाले वक्त में किस तरीके से सभी का मौकफ रहता है, किस तरीके का स्टैंड रहता है, ये देखने वाली बात होगी। सर, माफी के साथ वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो तय है कि अयोध्या में धर्म सभा के बाद एक बार फिर से आगे की तहरीक है। आने वाले वक्त में चीजें तेजी से बदलेंगी, उस पर नजर बनाए रखिएगा। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।